हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज़ विजय। आप सभी लोगों का ई पाठशाला के इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत। क्लास 11 के बच्चे जो इस बार हाल फिलहाल 10th क्लास से 11th क्लास में गए हैं, उन सभी लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि इस बार एनसीईआरटी ने सिलेबस को अपडेट करा है। और जिन बच्चों के पास क्लास 11th में हिस्ट्री है, आपको बता दूं कि इस बार पहला चैप्टर जो है वो है राइटिंग एंड द सिटी लाइफ, हिंदी में इसे लेखन कला और शहरी जीवन बोलते हैं। 2023 और 24 के हिसाब से ये लेक्चर सीरीज आप सभी लोगों के लिए है। वीडियो का पहला पार्ट है, पूरे चैप्टर के अंदर पार्ट आते रहेंगे क्योंकि हिस्ट्री सबसे टफ सब्जेक्ट माना जाता है और बड़ी ही कठिनाई से इसका सामना स्टूडेंट करते हैं। तो जिन बच्चों ने हिस्ट्री को 10th क्लास के बाद इतना डीपली एनालाइज करने के बाद समझने की कोशिश करनी है, तो आपको बता दूं कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन पे बेस्ड है पूरा का पूरा चैप्टर ये। और ये बताने की कोशिश इस चैप्टर में करी जा रही है कि किस तरीके से पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में अगर कहीं पे राइटिंग कल्चर की शुरुआत हुई होगी तो वो है मेसोपोटामिया। आप सोचिए कि मेसोपोटामिया क्या है, और जब आप 12th क्लास में जाएंगे तो फिर आपको 12th क्लास में हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी समझ में आएगा। क्योंकि वीडियो लेक्चर सीरीज़ का पहला पार्ट है, नोट्स चाहते हैं आप तो हमारे ई पाठशाला माय ई पाठशाला वेबसाइट, उस पर आप जा सकते हैं। उसमें आपको सारे नोट्स मिल जाते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं फॉर लेटेस्ट अपडेट तो आप हमारे साथ वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। शहरी जीवन और लेखन कला। देखिए प्रेजेंट टाइम पे अभी आपको ABCD दिखाई देती होगी, वो भी एक लिखने की कला के लिए इस्तेमाल करी जाती है। और पुराने ज़माने में आपने क ख अगर सुना होगा, संस्कृत सीखने के लिए भी ग्रामर का इस्तेमाल करा जाता था। और साथ साथ शहरों का निर्माण अगर हुआ तो वहाँ पे शहरी जीवन कैसे बसा, कैसे लोग वहाँ पे डेवलप हुए, लोगों ने अर्ली टाइम पीरियड में किस तरीके से बिजनेस करने की शुरुआत करी या किस तरीके से ट्रेड होता था, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। अब बात करेंगे शुरू से शुरू, क्योंकि चैप्टर का नाम है मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया, एंशियंट मेसोपोटामिया दो नदियों के बीच का हिस्सा है। इसे मेसोपोटामिया इसलिए कहा जाता है कि मेसो मीन्स मिडल होता है और पोटामस मीन्स होता है रिवर। दो नदियों के बीच का उभरा हुआ हिस्सा मेसोपोटामिया सिंपल लैंग्वेज में कहलाता है। और आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी सभ्यता जो है वो इसी के आसपास घूम रही है। और इसमें कितने सारे लोग आके बसे, कितने राजा आके बसे, किस तरीके से राजाओं ने ट्रेड करने का हुक्म दिया होगा, किस तरीके से पूरे के पूरे व्यापार के सिस्टम को बनाया गया होगा, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। अब यहाँ पे दो नदियाँ कौन सी है जो मेसोपोटामिया को घेरे हुई है, वो है यूफ्रेट एंड टाइग्रिस। इसे हिंदी में दजला और फरात कहते हैं। MCQ के अंदर तो ये क्वेश्चन आना ही आना है, और साथ साथ में ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके मैप में फिल करने के लिए भी आ सकते हैं। तो याद रखना, यूफ्रेट एंड टाइग्रिस दो नदियाँ जहाँ पर ये शहर बसा हुआ है। प्रेजेंट टाइम पे ये सभ्यता आपको इराक के आसपास देखने को मिलेगी। अब क्योंकि जो बच्चे हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं ना, उनको बड़ी ही कन्फ्यूजन होती है कि हम कितने साल पुराना इतिहास पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने क्लास 6 क्लास में इंटीजर्स पढ़ा होगा। जीसस क्राइस्ट का किसी को भी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, तो इसलिए हम उसे ज़ीरो मानते हैं। ज़ीरो से आप 2023 यानी कि इस टाइम पे आप जी रहे हैं, तो ये याद रखिएगा। ज़ीरो से आगे चले जाएंगे तो AD आ जाता है, और ज़ीरो से जितना पीछे जाते रहेंगे वो BCE आता है। तो ऐसा ये कहा जाता है कि ज़ीरो से 3000 साल पहले ये सभ्यता थी, और आज से अगर हम देखें तो आज से लगभग 5000 साल पुराने इतिहास को हम पढ़ रहे हैं। अब लोग कहते हैं कि यार इतना पुराने इतिहास पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? तो दोस्तों, पढ़ने की ज़रूरत सिर्फ इसीलिए है क्योंकि ये जो इतिहास है ना, ये इतिहास सिर्फ आपको ये बताता है कि उस ज़माने में जो गलतियां हम लोगों से हुई है, उन गलतियों को दोहराया ना जा सके। और ऑफ कोर्स क्योंकि सभ्यता बड़ी पुरानी है, सभ्यता को काफ़ी इम्पोर्टेंट हमें देना है, तो हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि इस सभ्यता की क्या खासियत थी, इस सभ्यता के अंदर कौन कौन से लोग थे, कैसे लोग थे, कैसा व्यापार करते हैं, वो जानने के लिए हमें इस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत है। और विदाउट एनी टेक्नोलॉजी इन लोगों ने लेखन कला की शुरुआत कैसे करी होगी? तो सबसे पहले ऐसा कहा जाता है कि इस सिविलाइजेशन में, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर, सॉरी मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर
अगर सबसे पहली कोई भाषा मिली होगी तो वो सुमेरियन भाषा है, जो सुमेरियन भाषा सबसे पहली भाषा मिली थी। इसीलिए मेसोपोटामिया के आर्कियोलॉजिस्ट का मानना भी यही है कि सबसे पहली अगर कोई सिविलाइजेशन आई होगी तो वो सुमेरियन सिविलाइजेशन आई होगी। और सुमेरियन सिविलाइजेशन इनको इसीलिए कहा जाता था क्योंकि ये सुमेरियन भाषा जो है वो बोला करते थे। अब एक और चीज़ आपको बता दूं कि हर सिविलाइजेशन में कहीं ना कोई राजा आया था, लेकिन हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि ये इस डायनेस्टी का या इस सिविलाइजेशन का राजा है, क्योंकि कारण ये है कि इतने पुराने सबूत को निकाल पाना और उसका सही तरीके से एग्जैक्टली बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज से 5000 साल पुराना स्थिति कैसी थी वो हमें नहीं पता, है ना। कार्बन डेटिंग भी सही तरीके से नहीं हो सकती। उसके बाद एक और एम्पायर आया, अकाडियन एम्पायर, यानी कि ज़ीरो से अगर हम 2400 साल पीछे जाते हैं, यानी कि ये और भी पीछे होगा, ये 0 से 3000 साल पीछे जाएंगे तो सुमेरियन सिविलाइजेशन आ जाएगा। 0 से 2400 साल पीछे जाएंगे तो आपको अकाडियन सिविलाइजेशन आ जाएगा। अकाडियन सिविलाइजेशन सदर्न मोस्ट पार्ट के अंदर रूल करते थे, याद रखना। ऑफ कोर्स ये अकाडियन लैंग्वेज बोला करते थे, इसी वजह से इन्हें अकाडियन एम्पायर या अकाडियन सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। कुछ कुछ के राजा के बारे में मेंशन एनसीईआरटी ने किया हुआ है और कुछ कुछ को नहीं किया हुआ है। दूसरा है अशूरियन बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, सॉरी, ये 0 से 2000 साल पुरानी है। एंड देन उसके बाद आता है अशूरियन सिविलाइजेशन, ये 0 से 1100 साल पुरानी है। हर भाषा अलग अलग राजाओं के द्वारा, अलग अलग सभ्यता के लोगों के द्वारा इस्तेमाल करी गई थी। तो अगर हम मैप के अनुसार देखें तो हम काफ़ी हद तक समझ सकते हैं कि 0 से 3000 से 3500 से 2300 साल पुराना अगर हम इतिहास देखें तो हमें समझ में आता है कि इस समय सुमेरियन सिविलाइजेशन थी। और ये चीज़ ना आपको एनसीईआरटी नहीं बताएगी, ठीक है, ये चीज़ आपको एनसीईआरटी नहीं बताएगी। और ये आपको जानना ज़रूरी है कि अगर 3500 साल पे आए तो हमें सुमेरियन सिविलाइजेशन मिलेगी, सुमेरियन सिविलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद फिर आएगी अकाडियन सिविलाइजेशन। कब आएगी अकाडियन सिविलाइजेशन? वो आएगी 2300 समथिंग। देख रहे हो, कम से कम इन्हीं के बीच में ही कई हज़ारों साल का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो सोचिए इतना पुराना इतिहास कैसे बता पाएगा कोई भी ना, अकाडियंस। उसके बाद अगर हम और आगे जाएं तो हमें देखने को मिलता है बेबीलोनियन सिविलाइजेशन 1900 से लेके 1300 समथिंग। तो बेबीलोनियन का इतिहास काफ़ी हद तक थोड़ा बहुत समझ में आया था लोगों को, है ना। बेबीलोनियन, तो देखो ये टाइमलाइन ना, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना तो आपको टाइमलाइन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कारण ये है कि हम इतिहास को टाइमलाइन के अकॉर्डिंग अगर पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि क्या कहते हैं, ये कितना ज़्यादा पुराना इतिहास हम पढ़ रहे हैं। एशूरियन सिविलाइजेशन 1300 समथिंग में, ठीक है। तो इतना आपने याद रखना है। मैंने क्या कहा, एनसीईआरटी के अंदर इतना बेसिक नहीं लिखा हुआ है। कारण ये है कि हमें समझ में तो आ रहा होता है, लेकिन हम हिस्ट्री को एक तरफ से पढ़ रहे होते हैं और एक तरफ से भूल रहे होते हैं। तो वो भूलने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनके बीच के टाइम पीरियड में भी डिफरेंस देखो तो कोई हज़ारों साल का डिफरेंट है। तो इस टाइम पे कौन सा राजा आया होगा, कौन सी सभ्यता होगी, हमें नहीं पता होगा। अभी भी हमारे देश को आज़ाद हुए पूरे 100 साल नहीं हुए और ये तो यहाँ पे 1000 साल का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। तो सबसे पुराने हम कह सकते हैं अशूरियंस थे और सबसे नए जो थी सिविलाइजेशन, मतलब सिविलाइजेशन, वो सुमेरियन थी। ये सब मेसोपोटामिया में ही आके बसे थे। और सोचिए इतनी बड़ी सिविलाइजेशन के लोग हैं तो ऑफ कोर्स हमें कहीं ना कहीं किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें कहीं ना कहीं भाषाओं की, हमें कहीं ना कहीं लेखन कला की, हमें कहीं ना कहीं व्यापार की, हमें कहीं ना कहीं बिजनेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों इसीलिए हम कह सकते हैं कि सुमेरियन सबसे पहले बोली गई होगी, अकाडियन उसके बाद बोली गई होगी, और अशूरियन लोग जो है अमेरिक करके एक भाषा थी उसका इस्तेमाल करते थे। तो इतनी सारी भाषाएं सोचिए अभी इस्तेमाल हो रही है। हिब्रू भाषा भी थी, ग्रीक भी थी, जो इस्तेमाल उसके कई हज़ारों साल के बाद की गई। लेकिन मैं कह सकता हूँ 3000 से लेकर 1300 BC के टाइम पीरियड तक यही भाषाओं का इस्तेमाल हो रहा था। अब मेसोपोटामिया के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, क्योंकि इस सभ्यता ने कुछ ना कुछ लिखा होगा कहीं ना कहीं। हमें राइटिंग से पता चला कि ये कुछ ना कुछ लिखते थे, तो ऑफकोर्स उससे पता चला। लिटरेचर उसी का ही पार्ट है। देन उसके बाद सिटी लाइफ बोले तो पूरी की पूरी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के अंदर कुछ शहरों के बारे में काफ़ी ज़्यादा मेंशन करा गया है और उनके रिकॉर्ड्स हमें बहुत जगह देखने को मिले हैं।
जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आपको इसके बारे में भी समझ में आएगा। तो 3 सिटी है जो हमने पढ़नी है आगे जाके, वो है उरुक, उर और मारी। अब इसमें इतने सारे सबूत मिले हमें, कब्रों के अंदर इतने सबूत मिले, इतने सारे ऑर्नामेंट्स मिले, हमें ये पता चला कि समाज में सोशल डिफरेंसेस भी उस टाइम पीरियड पे होते थे। मैथमेटिक्स हमें उस टाइम पीरियड पे इन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताया, जो ऑफ कोर्स उस टाइम पीरियड पे इम्पॉसिबल जैसी चीज़ें थी। इन्होंने उसी टाइम पीरियड पे ये बता दिया कि भैया क्या कहते हैं, 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 साल में कितने दिन होते हैं, सब कुछ इन लोगों ने बता दिया, 1 हफ्ते में कितने दिन होते हैं। एंड देन उसके बाद ट्रेड, सबसे पहली सभ्यता जिसने दूसरी जगहों से ट्रेड करा, क्योंकि सभ्यता इराक के पास बसी हुई थी। तो जब आप 12th क्लास में जाओगे तो आपको ये दिखाई देगा कि यहाँ की क्ले टैबलेट के ऊपर ये मेंशन था कि ये हड़प्पा लोगों से ट्रेड करते थे। हड़प्पा बोले तो वो जगह जहाँ पे कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को मिलेगा, जहाँ पे कहीं ना कहीं वो भारत के पास है और इतनी कई हज़ारों किलोमीटर दूर है, फिर भी सोचिए इनके बीच में ट्रेड हुआ करता था। तो ये अपने आप में ही कहीं ना कहीं खासियत है। उसके बाद एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी मैंने बता दिया, इन्होंने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जैसी चीज़ों को उस समय पे ही एनालाइज कर लिया था, जो बहुत बड़ी बात है। तो अगर हमें जानना है मेसोपोटामिया के सिविलाइजेशन के बारे में, तो सोर्स हमारे लिए बिल्डिंग हो सकती है, मूर्तियाँ हो सकती है, ऑर्नामेंट्स होते हैं, कब्रें हो सकती है, एंड देन उसके बाद द्वारा इस्तेमाल की गई मोहरें हो सकती है, टूल्स हो सकते हैं, रिटन डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। ये सबसे मॉडर्न क्वेश्चन है जो कि पेपर में आएगा कि आप बताइए कि आप मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में किस तरीके से जानते हैं। तो ऑफकोर्स हमें कुछ भी मिला होगा, हमें मोहर मिली होगी तो हमने एग्जाम्पल से ये लगाया पता कि मोहरों का इस्तेमाल ये लोग किस लिए करते होंगे। हमें जब टूल्स मिले, हथियार मिले, तो हमने कहा हथियारों का इस्तेमाल में कौन से कॉपर का इस्तेमाल हो रहा है, कौन से वुड का इस्तेमाल हो रहा है। रिटन डॉक्यूमेंट में ये लोग लिख के क्ले टैबलेट पे रखते क्यों थे वो हमें पता चला। बिल्डिंग के निर्माण से हमें ये समझ में आया कि इनका फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक स्ट्रक्चर था या नहीं था, या इनका आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर कैसा था, है ना, स्थापत्य कला कैसी थी, मूर्तियाँ ये किस चीज़ की बनाया करते थे। ऑर्नामेंट से भी ये समझ में आया कि सोना चांदी जैसे आभूषण ये लोग किस लिए इस्तेमाल करते होंगे, या इस सभ्यता के लोगों ने राजा थे या नहीं थे, इन लोगों को फैशन सेंस था या नहीं था, वो सब हमें समझ आता है। कब्रों से हमें पता चलता है कि ये लोग मरने के बाद सामान को अपने साथ ले गाड़ा क्यों करते थे, क्योंकि इनका मानना यही था कि मरने के बाद ये लोग कहीं ना कहीं दूसरी जगहों पे जाके राज करेंगे। तो देख रहे हैं, मतलब सोर्स टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन बहुत आसान है कि अगर हम मेसोपोटामियन सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें इतना पढ़ना ज़रूरी है। एंड देन क्योंकि ये हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड मैंने बता दिया, क्योंकि सेम सिविलाइजेशन हड़प्पा सभ्यता भारत में पाई गई थी, और आप इसका टाइम पीरियड देख सकते हो, ये भी लगभग 2600 से 1900 साल पुरानी ही है। और इस सभ्यता के बारे में भी हमें कहीं ना कहीं सोर्स अलग अलग मिलते हैं, और हर सभ्यता को जानने के लिए हमें कुछ ना कुछ सोर्स की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। जैसे इंडिया में अगर मान लो हमें अशोक के बारे में पता करना है, तो हमें उसके उसके टाइम पे लिखी हुई चीज़ें, टेक्सेस, मूर्तियाँ, ये सब पता होना ज़रूरी है ना। सेम ऐसे ही अगर हमें क्या कहते हैं मौर्यंस के बारे में पता करना है या अशोक के बारे में पता करना है, तो हमें उनके द्वारा लिखी हुई चीज़ें ये सब पता होना ज़रूरी है। इसीलिए हम मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन को जब पढ़ते हैं तो हमें हर टाइप की चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, नहीं तो हमारा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो दिस इज़ इट इन दिस फर्स्ट पार्ट। थोड़ा बेसिक समझाया मैंने आप लोगों को, ताकि आपको क्लियर होती चली जाए चीज़ें कि क्या है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जल्दी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।